इट्स टाइम टू टर्न ऑन अवर ब्लिंक लर्न मोड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ आरआरबीज। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं ये हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको, ताकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सके। और प्राइमरली ये फार्मर्स को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को या रूरल बिजनेसेस को हेल्प करते हैं बाई ऑफरिंग देम लोन, सेविंग अकाउंट एंड अदर बेसिक सर्विसेज। एमसीएलआर जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। इसमें क्या होता है, बैंक्स जो होते हैं मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करना है जब किसी को लोन देना है वो डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमसीएलआर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब ये इसको कैलकुलेट करने के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला बैंक्स की क्या कॉस्ट ऑफ फंड आ रही है, यानी बैंक जो लोन देगा उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि बैंक के सेविंग्स अकाउंट में जो डिपॉजिटर्स ने पैसा डाला बैंक उसी को लेंड करेगा, प्लस बैंक उन डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट भी देगा, तो ये उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। या बैंक ने कहीं और से बोरो करा होगा जैसे आरबीआई से, उसको भी इंटरेस्ट देगा तो ये भी उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो ये कॉस्ट होगी। उसके बाद बैंक अपना ऑपरेशन यानी जो चला रहा है उसमें उसके खर्चे आते हैं तो उसको एक प्रॉफिट की तरह देख के बैंक कुछ एक्स्ट्रा भी चार्ज करेगा जब लोन पे इंटरेस्ट लेगा, तो वो उसका स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करते हैं यानी कॉस्ट ऑफ फंड प्लस स्प्रेड, वो बन जाता है बैंक का एमसीएलआर। तो एक मिनिमम रेट होता है जिसपे बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है 6 मेंबर्स की कमेटी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिसाइडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी सच एज रेपो रेट कितना रखना है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसमें आरबीआई के ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं। आरडी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है इज अ टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट जो ऑफर करता है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपको क्या करना रहता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है रेगुलर इंटरवल्स पे आपको डिपॉजिट करना रहता है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलते हैं। और ये ऐसे लोगों के लिए सूटेबल होता है जिनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है और जो दोज हु वांट टू बिल्ड कॉर्पस ओवर टाइम, ये उन लोगों के लिए सूटेबल रहता है। रोल ऑफ इरडाई। इरडाई का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक एपेक्स बॉडी होती है जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इरडा एक्ट 1999। इसका रोल क्या होता है, पहला ये लाइसेंस देता है इंश्योरेंस कंपनीज को कि ये इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलपमेंट करना या फिर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके कोई ग्रीवेंस, कोई ग्रजेस है उनको रिड्रेस करना, ये इसका रोल होता है। पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन होता है एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सके। लाइक आपका मेडिकल एक्सपेंस हो गया, आपका होम रेनोवेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा। सिंस ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है तो इंडिविजुअल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी कोलेटरल टू द बैंक। तो और इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो टिपिकली ज्यादा चार्ज किया जाता है एज कम्पेयर टू आपका सिक्योर्ड लोन। इसको पर्सनल लोन अवेल करने की इस सर्विस को अवेल करने के लिए जो क्राइटेरिया वो ये है कि इंडिविजुअल का एक स्टेडी इनकम का सोर्स होना चाहिए और उनकी स्टेबल जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं विद उनका इनकम का जो प्रूफ है होना चाहिए। एंड उनके पास क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, लाइक 700 या उससे अबव। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आप फुलफिल कर दो और आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। डीबीयू जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ये बेसिकली एक ब्रांच या एक आप बोल सकते हैं स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बैंक्स का स्मॉलर वर्जन होता है जो कि छोटी छोटी जगह पे खोल दिया जाता है। लाइक आपका रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है बड़े बड़े बैंक्स की ब्रांच को बनाना, इट्स नॉट दैट फीजिबल, तो वहाँ पे छोटे छोटे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को खोल दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बैंकिंग सर्विसेज को डिजिटल वे में अवेल कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, आपके कियोस्क रखे होते हैं, तो इन सब चीज़ों से होता है। और वहाँ पे नॉर्मल बैंक की तरह कोई मैनेजर वगैरह इतना कुछ फॉर्मल चीजें नहीं होती हैं, तो ये आपका टाइम भी बचा लेता है। लाइक रूरल एरिया के लोगों को सिटी में आना पड़ता है बैंक अकाउंट खुलवाने, उससे अच्छा वो इन यूनिट्स को अप्रोच कर सकते हैं। लाइक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यूनिट्स खुलवा रखे हैं, तो इस तरह से बैंक्स अपने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुलवाते हैं। रोल ऑफ एफएसडीसी। एफएसडीसी का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो एक हायर लेवल की बॉडी होती है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम करती है। अब ये जो होता है ये एक हायर लेवल बॉडी क्यों बोला गया, क्योंकि जो इंडिया में फाइनेंस सेक्टर को जितने भी बॉडीज अफेक्ट करती हैं, जैसे आपका इरडाई हो गया, आपका पेंशन फंड की बॉडी हो गया, आपका सेबी हो गया, ये सब जो होते हैं ना, इन सबको ओवरऑल गाइड करने के लिए एक हमारी ये एफएसडीसी बॉडी लाई गई थी। और इसका यही काम होता है जैसे स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश आए या बैड लोन्स बैंक में आ जाए, ये सब कुछ भी हो जाए, इस ऐसे टाइम पर भी फाइनेंशियल सेक्टर हमारे इंडिया को उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, स्ट्रेंथन रखना है और डेवलपमेंट भी करवाना है हमारी इकोनॉमी का। और ये सारी बॉडीज कोऑर्डिनेट करके काम करें, ये सब कुछ एफएसडीसी इंश्योर करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिटवीन रिच एंड पुअर। जब लोगों के पास बहुत ज्यादा अनअकाउंटेड, स्पेशली रिच पीपल के पास जब अनअकाउंटेड यानी ब्लैक मनी था तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए पुअर का भी वेलफेयर हो, इस वजह से इस स्कीम को लाया गया था ताकि उनका वो पैसा बाहर निकल कर आए, जिसमें उन्हें टैक्स या पेनल्टी जो भी लगी वो पे करना पड़े और जिससे ओवरऑल वेलफेयर हो पूरे इंडिया का, पूरे रिच एंड पुअर सबका एक तरह से अच्छा हो जाए, सबका वेलफेयर हो जाए। तो इसलिए इस स्कीम को लाया गया था। डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, अनलाइक इन्फ्लेशन जिसमें जनरल प्राइस लेवल जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, डिफ्लेशन में जनरल प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी या सर्विस वो गिरने लगता है, कम होने लगता है, यानी चीजें सस्ती होने लगती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी करेंसी होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। वैल्यू इंक्रीज होने का यहाँ पे मतलब ये है कि हमें जिस चीज को खरीदने के लिए पहले ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, अब हमें उसी चीज को खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रॉमिस होता है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बैंक इशू करता है, इंपोर्टर का बैंक इशू करता है, जो कि गारंटी लेता है कि इंपोर्टर गुड्स के शिपमेंट के बाद अपना पैसा पे करेंगे। कुछ कंडीशन सेलर को मीट करनी रहती है, एक्सपोर्टर को मीट करनी रहती है, जैसे कि उसको इनवॉइस हो गया या आपका बिल ऑफ लेडिंग हो गया, ये सब भेजना रहता है ताकि पता तो चल जाए क्या कॉस्ट है उस गुड्स की, ठीक है, क्या क्या सामान है, तो वो सब कुछ इसलिए मांगा जाता है। और जब बैंक जो होता है, जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है, वो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज देता है इंपोर्टर के बैंक में, तो वहां से इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है।